हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीक में करीबन 6 वर्किंग डेज रहे और सैटरडे को वर्किंग डे है भी, लेकिन फिर भी मैं उसको नहीं मानूंगा क्योंकि बेसिकली काफ़ी जो बड़े बड़े जो प्लेयर्स होते हैं वो सैटरडे को वर्किंग में नहीं होते। मतलब जो एफ हो गए या कुछ इंस्टीट्यूशंस हो गए या फिर जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हो गए वो भी वो छुट्टी का दिन होता है और वो सैटरडे को पार्टिसिपेट नहीं करते ट्रेडिंग डेज में। तो फिर अगर ये बड़े बड़े प्लेयर्स अगर नहीं होते तो फिर सैटरडे को ट्रेडिंग कौन करता है? तो बेसिकली मेजरली लोग रिटेल लोग होते हैं और रिटेल लोग भी सब नहीं होते, काफ़ी कम क्वांटिटी में रिटेल लोग भी ट्रेडिंग करते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है कि बड़ी मूवमेंट की जो पॉसिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मार्केट को ड्राइव करने के लिए फंड्स बहुत लगते हैं, कैश बहुत ज़्यादा लगता है। क्योंकि अभी मार्केट बहुत ऑल टाइम हाई पर है। अभी जो जिस हिसाब से कंपनीज की वैल्यूएशन हो गई, मार्केट की वैल्यूएशन हो गई है, तो उसी की वजह से बहुत ज़्यादा फंड्स के मूवमेंट के बाद में ही मार्केट में मूवमेंट होता है। और इतने बड़े बड़े प्लेयर्स अगर मार्केट के बाहर रहेंगे तो ये काफ़ी ऑब्वियस है कि मार्केट में मूवमेंट नहीं दिखेगी हमें, क्योंकि फंड ज़्यादा यूटिलाइज नहीं होंगे। फंड ज़्यादा यूटिलाइज नहीं होंगे तो मार्केट को ड्राइव करने के लिए उतना रीजन नहीं रहेगा। और इसमें क्या हो जाता है कि प्रीमियम्स ऑलरेडी हाई हो जाती है, क्योंकि मार्केट उसको पहले डिस्काउंट करता है कि सैटरडे को मार्केट ओपनिंग होने वाली है, तो उसके हिसाब से प्रीमियम्स हाई हो जाते हैं, क्योंकि एक एक्स्ट्रा दिन बढ़ जाता है। उसमें पता है जैसे होता है कि जो मार्केट होता है, जो भी प्रीमियम होता है, तो प्रीमियम में हमेशा एक टाइम प्रीमियम करके एक चीज़ होती है, जो जितना ज़्यादा टाइम उतना ज़्यादा प्रीमियम होता है। और जैसे टाइम घटता है तो वैसे वो प्रीमियम भी, टाइम प्रीमियम भी घटता है। तो ज़्यादा दिन अगर वर्किंग के रहे तो उसमें फिर अलग अलग टाइम प्रीमियम भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि मंथली एक्सपायरी अगर आप लोगे तो उसमें टाइम प्रीमियम ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से वो प्रीमियम भी हाई होता है। वीकली का जो प्रीमियम होता है वो कम होता है, क्योंकि उसमें टाइम प्रीमियम कम होता है। फिर ऐसे कंडीशन में अगर मार्केट नहीं मूव करता है तो दोनों डायरेक्शन में डीके हो जाता है। तो बेसिकली ऐसे सिचुएशंस में सैटरडे को अवॉइड ही करना चाहिए ट्रेडिंग की वजह से। और फ्राइडे को अगर देखा जाए तो काफ़ी दिनों के बाद में, काफ़ी 10 to 11 सेशंस के बाद में एफ पॉजिटिव हमें दिखाई दिए। पॉजिटिव दिखाई दिए मतलब क्या हुआ कि कम से कम 10 सेशन से कंटिन्यूसली एफ सेलिंग में थे, और छोटे मोटे सेलिंग में नहीं, बहुत ह्यूज फंड्स में सेलिंग में चल रहे थे। और वही एक रीज़न था कि उसके वजह से कि मार्केट्स काफ़ी प्रेशर में, हमारे इंडियन मार्केट्स भी दिखाई दे रहे थे। और काफ़ी दिनों से नेगेटिव, अगर कुछ हद तक मूवमेंट भी होती थी तो क्लोजिंग तक वो नेगेटिव क्लोज हो जाते थे, क्योंकि एफ के सेलिंग बहुत ज़्यादा थी और उसके कंपैरिजन में डी की बाइंग उतनी नहीं हो रही थी। लेकिन इसमें और एक ये जो बात होती है वो ये होती है कि बेचेंगे कितना, फंड भी कुछ हद तक उसको भी लिमिटेशंस है। अभी कंटिन्यूसली बेच रहे और इतना बेच नहीं सकते, क्योंकि इंडियन मार्केट्स में उतना नेगेटिविटी नहीं है, सेंटीमेंट्स भी पॉजिटिव है और सारे डेटा भी जो आ रहे हैं, डेटा भी काफ़ी इंप्रेसिव आ रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर इंडाइसेस या एज कम्पेयर टू अदर इकोनॉमीज। तो सारी चीज़ें पॉजिटिव होने के बावजूद इतनी सेलिंग प्रेशर में नहीं रह सकते। हाँ, एक ही जो ये है कि कौन आने वाला है, कैसे रिजल्ट लगता है, वो सारी चीज़ें बात की बाद में हो गई। लेकिन वही एक टांगती तलवार है कि क्या होगा इसमें, और उसके वजह से कुछ हद तक फिर वो एफ भी प्रेशर में होते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसकी वजह से फंड कुछ हद तक वो बाहर निकाल लेते हैं कि एक बार रिजल्ट आ जाने दो, फिर रिजल्ट आ जाने के बाद में हम वापस इसमें डिप्लॉय कर सकते हैं, वापस इकोनॉमी में फंड हम डाल भी सकते हैं। क्योंकि देखो, इनके फंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं और एज कम्पेयर टू द फंड्स वो इतनी रिस्क क्यों ले? क्योंकि अगर कुछ पॉसिबिलिटीज अगर उनको नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो फिर वो क्यों बेट ऐसे इकोनॉमी में बेट करेंगे कि जिसमें रिस्क भी होगी। तो काफ़ी कुछ अदर इकोनॉमीज भी होते हैं उनके पास, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमीज है, तो वो कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं पे अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, अलग अलग इन्वेस्टमेंट के फोरम्स हैं जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में बेसिकली एफ जो होते हैं कि वो टालते हैं कि ऐसे ये सिचुएशन को निकल जाने दीजिए, फिर बाद में हम एक डिसीजन लेंगे कि यहाँ पे फंड डालना है या फिर नहीं डालना है। अभी यूएस मार्केट्स उनके ऑल टाइम हाई पर निकल गए, 40,000 के मार्क होंगे, उन्होंने क्रॉस कर दिया है। और इतने पॉजिटिव मूवमेंट के रीजंस क्या है? तो रीजंस ये है कि उनका जो लेबर का जो डेटा निकल के आ रहा है वो काफ़ी वीक निकल के आ रहा है। मतलब जो नए जो जॉब्स निकल के आ रहे हैं वो काफ़ी कम निकल के आ रहे हैं। तो इसमें क्या है, जितने जॉब्स उनके नए कम निकल के आएंगे तो उतना उनके इकोनॉमी के लिए बुरा है, लेकिन मार्केट्स के लिए काफ़ी अच्छा है। क्योंकि ये बात ऐसा है कि जितने जॉब्स कम आएंगे उतने लोगों के पास अगर जॉब्स नहीं रहेंगे तो फिर वो खर्चा नहीं करेंगे तो इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, और अगर इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा तो फिर इंटरेस्ट रेट्स को कट किया जाएगा। और इंटरेस्ट रेट्स अगर कट हो गए तो फिर वो मार्केट्स के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, क्योंकि जो कंपनीज होती है फिर वो लोन्स लेती है, लोन्स लेने के बाद में डेवलपमेंट में पैसा लगाती है, फिर और एक्सपोजर करती है, और फिर बाद में एक्सपांशन में निकलती है, और उसके वजह से उनके बैलेंस शीट और स्ट्रांग होते हैं, और बैलेंस शीट स्ट्रांग होने के कारण फिर और अपॉर्चुनिटीज भी आते हैं, और इसके वजह से स्टॉक मार्केट बढ़ते हैं। तो ये सिचुएशन की वजह से यूएस मार्केट्स काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं।
इंडियन मार्केट्स में अभी ये है, अभी तक ये क्यूरियोसिटी थी कि जो डेटा जो निकल के आ रहा था वोटिंग का, वो काफ़ी कम निकल के आ रहा था, और वही एक रीज़न था, उसके वजह से काफ़ी प्रेशर में हमारे मार्केट्स दिख रहे थे, और उसी डेटा को देखते हुए एफआईएस भी कुछ हद तक सेलिंग में दिखाई दे रहे थे। लेकिन थर्सडे को अगर आप देखोगे, थर्सडे को 1:30 बजे के बाद में, मतलब पूरा दिन मार्केट काफ़ी वीक रहा और नेगेटिव रहा, लेकिन थर्सडे को आफ्टर 1:30 मार्केट ने बहुत बड़ा स्पाइक किया और बहुत पॉजिटिव रहा। तो क्यों रहा? उसका मेन रीज़न यही था क्योंकि 1:30 बजे जो डेटा निकल के आया था, तो डेटा में ये दिखाई दिया कि वोटिंग कुछ हद तक नहीं, काफ़ी हद तक स्ट्रांग हुई और काफ़ी लोगों ने वोटिंग की, और जैसे ही वो डेटा स्ट्रांग निकल के आया, वैसे ही मार्केट्स ने स्पाइक कर दिए और अपर साइड में निकल गए। और वो एक इंट्यूशन था कि शायद अगले दिन जो एफआईएस है वो सेलिंग नहीं करेगी और एफआईएस बाय कर सकते हैं, और एग्जैक्टली उसी तरीके से एफआईएस ने फ्राइडे को बाइंग की। ये सारा जो डेटा होता है, जो मुझे मार्केट के बारे में जो भी कुछ लगता है या फिर जो भी कुछ मार्केट में अपडेट्स होती है, वो मैं सारे, हमारा जो एक फ्री टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसमें मैं सारी चीज़ें जो भी मुझे लगते हो मैं सारे उसमें अपडेट करते रहता हूँ। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, पूरी तरह से फ्री चैनल है। तो क्या अभी जो डेटा जो निकल के आया ये हो गया, अभी जो भी फियर था वो निकल चुका है और मार्केट्स अभी वापस एक बुल रन में आ जाएगी, या फिर कुछ डेटा ऐसा भी है जो अगर आगे जाके आता है तो प्रेशर में वापस मार्केट्स रह सकते हैं, या जो कंफ्यूजन जो मार्केट्स में था कि कौन आने वाला है कौन नहीं आने वाला है, वो पूरी तरह से टल गया है? तो अभी तक मुझे ऐसे नहीं लगता। अभी तक कुछ हद तक वो टांगती तलवार है, और दोनों सिनेरियो में कौन से मूव्स पॉसिबल है वो सारे अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। चलो अभी हम निफ्टी का आज का क्लोज देखेंगे और आगे कौन से मूव्स पॉसिबल है उसके ऊपर हमारा ध्यान देंगे। चलो अभी हम निफ्टी की आज का क्लोज देखेंगे और कौन से मूव्स आने वाले टाइम में पॉसिबल है उसको हम देखेंगे। एनीवेज अभी अगर देखा जाए तो 22,500 ऊपर मार्केट है, और इसमें अभी जो लेवल जो है, जो इंपॉर्टेंट काफी अपर साइड पे लेवल है, वो 22,608 है। पास्ट इसमें भी अगर देखा जाए तो करीबन यहाँ पे 22,600 को टच करने के बाद निफ्टी ने एक फॉल लिया था जो लगभग 22,400 तक लिया था। उसी के बाद में इसको ब्रेक करने के बाद काफ़ी बड़ा राइज उसमें आया था, जो कि उसका ऑल टाइम हाई के काफ़ी नज़दीक है, ऑलमोस्ट 22,800 के नज़दीक ये आया था। वापस उसने यहाँ से फॉल लिया, और एग्जैक्ट क्योंकि ये जो पहले जो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, तो आपको जैसे पता है कभी भी रेजिस्टेंस अगर ऊपर साइड में ब्रेक होता है तो वो फिर एक सपोर्ट का काम करता है। तो वापस उसने यहाँ पे आ गया और इस यहाँ पे सपोर्ट लिया, और वहाँ से फिर उसमें बाउंस बैक दे दिया। वापस जब इस लेवल को ब्रेक किया है तो उसमें वापस फिर यहाँ तक फॉल आया जो 22,350। ये पैटर्न को अगर आप देखोगे, पहले ये 22,600 आया, फिर वहाँ से वो फॉल आया, जब इसको ब्रेक किया तो लिटरली 22,800 तक गया, फिर वापस इसको यहाँ से सपोर्ट लिया। इस सपोर्ट लेने के बाद वापस जब सेकेंड टाइम उसको ब्रेक किया तो 22,000 एक बड़ा फॉल इसमें दिखाई दिया। जब इसको ब्रेक भी करना था तो पहली बार उसको रिस्पेक्ट किया और वहां से फॉल लिया, फिर सेकेंड टाइम उसको ब्रेक किया और फिर वापस उसका फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, और फिर सेकेंड टाइम वापस वो सपोर्ट को ब्रेक किया और फिर एक बड़ा फॉल दिया। तो इसमें ये 22,600 अगर ब्रेक होती है तो मुझे ऐसे लगता है कि काफी बड़ी रैली हम निफ्टी में आगे जाके देख सकते हैं। तो हमारा इसी पर ध्यान रहेगा कि क्या 22,600 अगर ब्रेक होता है तो। और डाउनवर्ड साइड में जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 22,306 है। इस लेवल को काफी उसने दिक्कतें आई थी ब्रेक करते हुए, जैसे कि यहाँ पर उसने उसको टच किया 22,300 को, वापस उसमें फॉल, वापस यहाँ पर भी हुआ था, और सेम थर्ड टाइम तीसरी बार उसने वैसे ही किया था, उसी लेवल से वापस वो फॉलिंग प्रेशर में आ गया था और नीचे उसने ब्रेक किया था। अभी इसमें यही है कि अभी जो लेवल पर मार्केट खड़ा है वो काफ़ी रिस्की है, तो मुझे ऐसे लगता है एक तो उसने इसको टच करना चाहिए जो कि 22,600 है, या फिर इस लेवल के नज़दीक आना चाहिए जो कि 22,300 है। तो मेरा एक सोच जो रहेगी, क्योंकि ऐसे बीच में जो लेवल्स होते हैं वो काफ़ी रिस्की होते हैं, क्योंकि उसमें हमें ट्रेंड नहीं पता होता है, और जब आपके पास ट्रेंड कंफर्म नहीं होता है तो उसमें रिस्क लेके मतलब नहीं, क्योंकि खाली फोकट पैसा आपका निकल जाएगा तो क्यों देना है। वैसे भी हम आएगा कहीं ना कहीं ऊपर या फिर नीचे कहीं ना कहीं जाने वाला है, और फिर अपॉर्चुनिटी मिलने ही वाली है। तो उसमें मैं एक ही चीज़ करूँगा, 22,600 को अगर मुझे निफ्टी मिलती है, और मेरा जो स्टॉप लॉस जो रहेगा वो करीबन 22,680 ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और जो मेरा टारगेट रहेगा, मेरा फर्स्ट टारगेट ये लेवल रहेगी जो कि 22,400 है। ये लेवल इसके वजह से है क्योंकि ये भी लेवल अगर देखी जाए तो ये भी एक स्मॉल एक सपोर्ट का काम कर रही है। इस लेवल के नजदीक काफी बार निफ्टी ने प्ले किया है, तो ये कुछ हद तक एक सपोर्ट का काम कर सकती है। तो मेरा जो टारगेट रहेगा वो 22,400 रहेगा। अगर 22,600 तक निफ्टी जाती है तो, और इसके नीचे अगर रहती है तो 22,300 ये मेरा सेकंड टारगेट रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये रेंज में काफ़ी निफ्टी रह सकती है, कुछ हद तक प्ले कर सकती है,
तो फिर ये रेंज में अगर निफ्टी रहती है तो मुझे फिर ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगी और ये दोनों साइड की अपॉर्चुनिटी मैं सीज करने की कोशिश करूँगा। और उसी में अगर 22,600 अगर ब्रेक होता है तो 22,600 का स्टॉप लॉस रहेगा और मेरा टारगेट 22,800 ये मेरा टारगेट रहेगा। लेकिन ये तभी रहेगा कि जब 22,600 के ऊपर एटलीस्ट 1 आवर अगर निफ्टी टिकती है या फिर सस्टेन करती है तो फिर मैं उसमें एक बाय ट्रेड लूँगा। 22,600 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और 22,800 तक मैं उसको होल्ड करूँगा, क्योंकि 22,600 के ऊपर अगर टिक गई काफ़ी टाइम, मतलब ये है कि नए पोजीशंस बनना शुरू हो रहा है, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर की रैली आ सकती है। तो वो मेरा एक प्लान रहेगा। और नीचे अगर निफ्टी मिलती है मुझे 22,300 तो फिर यहाँ पर मैं डेफिनेटली निफ्टी को बाय करूँगा। मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 22,250 रहेगा, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पर अगर मिलती है तो यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है और यहाँ पर अगर मिलती है तो यहाँ से कुछ हद तक डाउन भी आ सकता है। और अगर दोनों साइड में अगर ब्रेक होती है, एक तो अपर लेवल या फिर डाउनवर्ड लेवल, तो फिर ये बड़ी एक रैली हमें निफ्टी में दिखाई दे सकती है। तो उसी के हिसाब से मैं निफ्टी में प्लान करूंगा। और बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने करीबन 48,199 मतलब 48,200 पर क्लोज दिया है। मुझे अभी ये देखना है 48,300 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी रहती है तो यही मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 48,300 और ये लेवल मेरा टारगेट रहेगा जो करीबन 48,800 ये मेरा टारगेट रहेगा। ये तभी रहेगा अगर 48,300 ये जो क्रूशियल लेवल है इसको अगर अपर साइड में बैंक निफ्टी ब्रेक करती है तो। डाउनवर्ड साइड में अगर ओपन होती है तो मुझे इसमें ये देखना है, अपर साइड की अगर बात हो गई तो उसमें मैंने आपको कह दिया कि 48,300 अगर ब्रेक होती है तो फिर 48,800 तक वो जा सकती है और फिर तब तक मैं उसको होल्ड करूँगा। लेकिन डाउनवर्ड साइड में अगर होती है और मुझे 47,900 इस रेंज में अगर मिलती है, अगर मुझे 47,900 को अगर मिलती है बैंक निफ्टी अगर डाउनवर्ड ओपन होती है तो फिर मैं उसको बाय करूँगा। और मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 47,800 रहेगा, वो 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा। और फिर मैं उसे होल्ड जो करूँगा वो 48,100 इस लेवल तक होल्ड करूँगा, जो कि ये लेवल है। तो मेरा जो टारगेट है वो 48,100 ये मेरा टारगेट रहेगा। लेकिन उसके लिए मुझे 47,900 को बैंक निफ्टी मिलनी चाहिए। बैंक निफ्टी अगर 47,800 का स्टॉप लॉस मेरा ट्रिगर करती है तो डेफिनेटली मैं उसमें मेरा एक शॉर्ट ट्रेड लूँगा और उसका स्टॉप लॉस मेरा 47,900 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। और मेरा जो टारगेट रहेगा वो ये लेवल रहेगी जो कि 47,400 ये लेवल मेरी टारगेट बन जाएगी। क्योंकि 47,900 के बाद में अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट या फिर जो क्रूशियल सपोर्ट का काम कर सकती है वो डायरेक्टली यही लेवल है। तो 47,800 का ब्रेक होता है तो मुझे ऐसे लगता है कि 400 पॉइंट्स की रैली आ सकती है और 47,400 तक जा सकता है। तो ये मेरी इधर डायरेक्शन अगर ऊपर भी निकलती है तो मेरी जो मूव जो रहेगी वो रहेगी, और नीचे भी अगर निकलती है तो मेरी ये मूव रहेगी। मुझे इसमें मेरे स्टॉप लॉसेस पता होंगे और मुझे मेरे टारगेट्स पता होंगे। तो बेसिकली मुझे ये पता होगा कि मैं लूज कितना करूँगा मैक्सिमम, और मुझे ये पता होगा कि मैक्सिमम मैं इसमें गेन कितना करूँगा। और हमेशा आप कुछ भी अगर स्ट्रैटेजी लेके आते हो या फिर आप अगर डिसाइड करते हो तो उसमें आपको दोनों डायरेक्शन में आपको सोचना काफ़ी ये इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि देखिए आप एक साइड से नहीं सोच सकते, आपको दोनों सिक्कों के दोनों पहलुओं को देखना पड़ेगा। और दोनों पहलुओं को सोचने के बावजूद आपको पता होना चाहिए कि कुछ भी अगर होता है, एक्सट्रीम सिचुएशन अगर आती है जो आपको पता नहीं होगी तो उसमें भी आप लूज कितना करोगे, और अगर आपकी हिसाब से अगर सिचुएशन होती है तो आपको उसमें प्रॉफिट कितना होगा। तो इधर वे में मैं लूज मुझे पता है कि मैं मिनिमम इसमें ही करूँगा और मेरे हिसाब से अगर मूवमेंट मुझे मिलती है तो उसमें मेरे गेन्स अच्छे होंगे। तो यही मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी आने वाली वीक के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल रहे और आपको इसका हेल्प हो। थैंक यू।